दोस्तों, भारत की कुछ महान धरोहरों में से एक है महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, और उन्हीं की तरह महान थी इस महान सम्राट की वो सेना जिसका डंका पूरे एशिया महाद्वीप में बजता था, जो दुनिया के पहले विश्व विजेता थे, जिनकी तलवार की चमक और घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया थरथराती थी। क्या हुआ उस विश्व विजयी सेना का? वर्तमान क्षत्रियों का दावा है कि महान सम्राट अशोक और उनकी विश्व विजयी सेना क्षत्रिय थी। आज के इस वीडियो में इन्हीं सवालों का सच जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ हम पहले ही स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम प्राचीन पाली भाषा की बात नहीं करेंगे, यानी खत्तिय और क्षत्रिय पर बहस नहीं करेंगे। बात को सही जगह पहुंचाने के लिए हम क्षत्रिय की वर्तमान परिभाषा के अनुसार ही बात करेंगे, ताकि समझने में आसानी रहे। हमारा आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने BBS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, दो बातें ऐसी हैं जो अक्सर एक दूसरे को क्रॉस करती नजर आती हैं। नंबर 1, SC, ST, OBC वर्ग का खुद को क्षत्रिय साबित करने की कोशिश, और नंबर 2, क्षत्रियों की सम्राट अशोक जैसे विश्व विजेता को क्षत्रिय साबित करने की कोशिश, जबकि वेदों में मौर्याज को शूद्र घोषित किया गया है। अब यदि हम आपसे कहें कि प्राचीन काल के क्षत्रिय ही आज SC, ST, OBC हैं और वर्तमान काल के क्षत्रिय भी 50 साल बाद शूद्र ही बन चुके होंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो क्या क्षत्रिय मानेंगे? लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मानेंगे। क्या आपने महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान या किसी अन्य क्षत्रिय राजा के हस्ताक्षर कभी देखे हैं? या फिर रामचरितमानस की तरह किसी ऐसे प्राचीन ग्रंथ का नाम आप जानते हैं जिसकी रचना किसी क्षत्रिय ने की हो? नहीं। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। उन्हें सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता था, लिखना नहीं। और ऐसा इसलिए ताकि राज पुरोहित का पद राजा से भी ऊपर बना रह सके और खजाने की देखभाल भी बहमन अपने हाथ में रख सके। क्योंकि प्राचीन समय में क्षत्रिय भी बौद्ध ही थे। क्षत्रियों ने हथियार चलाने सहित तमाम युद्ध कला अपने उन पुरखों से सीखी जिन्होंने युद्ध के मैदान में लाइव अपने सीने पर जख्म खाए थे। लेकिन शास्त्रों में सारा क्रेडिट बहमनों ने खुद लेते हुए लिखा है कि क्षत्रियों को युद्ध में पारंगत उन ब्राह्मणों ने किया जिन्होंने कभी चुम्मा भी नहीं मारा था। एक राजा तभी महान बनता है जब उसके पास महान सेना हो। सेना के बिना राजा पंख कटे कबूतर की तरह है। अशोक के बाद किसी भी भारतीय राजा के पास कभी कोई विशाल विजेता सेना नहीं रही। नतीजतन वो कभी भारत से बाहर जाकर युद्ध करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए, कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन पाए, बल्कि अपने ही छोटे छोटे राज्यों को बचाने में लगे रहे। कभी सोचा कहाँ गई सेना? क्यों नहीं बन पाई विशाल सेना? क्योंकि चक्रव्यूह में फंसाकर क्षत्रियों को अपनी ही सेना का दुश्मन बना डाला गया। कौन थी ये विशाल और बहादुर सेना? ये वही है जिन्हें आप आज SC, ST, OBC के नाम से जानते हैं। यही थी महान अशोक की महान सेना, और इतिहास गवाह है कि छल कपट और सत्ता के दम पर जब से इनके हाथों से हथियार छीने गए, तब से भारत लगातार गुलाम रहा। आप इतिहास के किसी भी पन्ने को किसी भी एंगल से पढ़कर देख लीजिए। यकीनन यदि ये सारी सेना एक साथ होती तो भारत भूमि पर अनेकों विश्व विजेता सम्राट पैदा होने का खतरा था, जो कि विदेशी बहमन के लिए खतरनाक साबित होता। बहमनों को विदेशी भी हम नहीं कह रहे, बल्कि इन्हीं बहमनों के बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, राहुल सांकृत्यायन, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे दादा परदादा बाकायदा लिख लिख कर बता कर गए हैं, वो भी पूरे सबूतों के साथ। खैर, कोई दूसरा अशोक या कनिष्क पैदा अब न हो, इसलिए बहमनों ने बड़ी चतुराई से क्षत्रियों के न सिर्फ पंख काट डाले, बल्कि जात पात में बांटकर पंखों का दुश्मन भी बना डाला। अब राजा उड़ नहीं सकता था, सिर्फ फुदक सकता था। इसलिए अशोक के बाद भारत में विश्व विजेता तो छोड़िए, राज्य विजेता सेना भी कभी नहीं बन पाई। यही लिखा है इतिहास में। बस इतिहास को रामायण समझकर पढ़ना बंद करके इतिहास का गला दबोच कर पढ़ना शुरू कीजिए। सब कुछ सच सच बताएगा। हमने शुरू में कहा था कि यदि वर्तमान क्षत्रिय अभी भी नहीं समझे तो अगले 50 सालों में दलितों के आरक्षण के खिलाफ लड़ते लड़ते ये शूद्र बन जाएंगे। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। राजा महाराजाओं से निकलकर अब जरा वर्तमान में आ जाइए।
हम आपको आज एक नई दुनिया के दर्शन कराएंगे। ग्राहक ने सड़क पर आलू बेचने वाले दुकानदार से आलू का रेट कम करने को कहा। दुकानदार भला आदमी था, उसने ग्राहक अनुसार रेट कम करते हुए कहा, क्षत्रिय हूँ भाई जी, कभी अपने खेत हुआ करते थे, आज सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। रोजी रोटी का सवाल है, कहाँ गए खेत, कहाँ गई जमीन। दरअसल कल तक जो छोटे यानी कम जमीन वाले क्षत्रिय थे, जैसे जैसे उनकी पारिवारिक आबादी बढ़ती गई, वैसे वैसे जमीनें पारिवारिक बंटवारे में बढ़ते बढ़ते समाप्त हो गई। लेकिन बच्चे अब भी पैदा हो रहे हैं और बंटवारा भी। नतीजा यह है कि आज क्षत्रियों में आपस में ही जमीन के लिए भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। वृद्ध आश्रम में जाकर देखिए किस जाति के कितने बुजुर्ग हैं। जमीन की लड़ाई की सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। जमीन अब बची नहीं, जो है उससे गुजारा नहीं। तो यही क्षत्रिय आज शहरों में कहीं सब्जी बेच रहे हैं, कहीं पिज्जा बर्गर डिलीवर कर रहे हैं, कहीं जूतों की दुकान में नौकरी करके ग्राहकों के पैर साफ करके जूते पहना रहे हैं, कहीं सड़क पर मूंगफली बेच रहे हैं और प्रत्येक ग्राहक से सर या साहब कहकर बात करते हैं। वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये सभी काम क्षत्रियों के नहीं थे, लेकिन पेट की आग जातीय घमंड से भी ज्यादा भयानक शक्तिशाली होती है। बिल्कुल सेम टू सेम यही कहानी उन लोगों की है जो कभी महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य की सेना में बहादुर योद्धा थे, विश्व विजेता थे, जिनकी तलवार की चमक और घोड़ों की टापों से पूरी दुनिया थरथराती थी, जिनका स्वामित्व भारत से लेकर मध्य दक्षिण पूर्व एशिया, कोरिया और जापान, रूस तक था। उन्हीं योद्धाओं को आज SC ST OBC या दलित, अछूत इत्यादि कहा जाता है। यानी प्राचीन क्षत्रिय ही वर्तमान शूद्र हैं और वर्तमान क्षत्रिय ही भविष्य के शूद्र हैं, जिनका एग्जाम्पल हम ऊपर दे चुके हैं। इनका मूल धर्म बौद्ध ही है। अनेक क्षत्रिय संगठन इस बात को समझ भी चुके हैं। अब सवाल उठता है कि प्राचीन और वर्तमान क्षत्रियों में बंटवारा कब हुआ, कैसे एक हिस्सा शूद्र बन गया और एक स्वर्ण बन गया। ब्राह्मणों ने भारत के कुछ क्षत्रियों को राजा बनाने का लालच दिया और देश से गद्दारी करने के लिए तैयार कर लिया। लगभग सभी देसी विदेशी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि बिन कासिम का साथ देश के ही कुछ गद्दारों ने दिया था, वरना वो कभी भारत में नहीं घुस सकता था। सवाल उठता है, कौन थे वो गद्दार? क्या वो जिनका जजिया टैक्स माफ करके कासिम ने अपना मंत्री बना लिया था, और वो जिन्हें अपनी सेना में भर्ती करके सेनापति बनाया गया और अनेकों गांव उन्हें जागीरदारी के लिए सौंप दिए गए? कौन रहते थे इन गांवों में? बौद्ध। इन्हीं बौद्धों से जजिया टैक्स वसूल कर खजाने में जमा कराने का काम था क्षत्रियों का, और इसका पाई पाई का हिसाब रखने का काम था ब्राह्मणों का। हीनयान शाखा के इन्हीं बौद्धों को हिंदू नाम दिया गया, जो आगे चलकर हिंदू बना, जिसका मतलब होता है गंदा, काला चोर या घृणित। ये बौद्धिस्टों के लिए इस्तेमाल की गई एक गाली थी। इसका पूरा वर्णन हमने अपनी इस वीडियो में दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। कासिम की इस एक जीत से मुस्लिम समझ गए कि भारत में एक गद्दारों की टोली है, जो अपने ही देश के लोगों को समाप्त करने के लिए किसी का भी साथ देती है। इस वक्त मुस्लिम देशों में तेल के कुएं नहीं खोजे गए थे। मुस्लिम 1000-2000 लोगों का झुंड बनाते और भारत पर हमला कर देते और इनका साथ देते वही भारत के गद्दार। धीरे धीरे भारत हिंदुस्तान बन गया और फिर सल्तनते हिंद बन गया। ये सब इतिहास में लिखा है। अगर आप इतिहास को रामायण समझकर नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी दिखेगा। मुस्लिमों के लगभग 1000 साल के शासन में कभी किसी क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण ने मुस्लिमों के खिलाफ कभी कोई बगावत नहीं की, और ये यही नहीं रुके। फिर भारत को मुट्ठी भर अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। यही लोग अंग्रेजों की गोद में जा बैठे, उनकी सेना में भर्ती हो गए, अधिकारी बन गए। 1778 में राजपूतों की पहली बटालियन अंग्रेजों के फौज में शामिल हो गई और देश भर में अंग्रेजों का राज स्थापित करने में लग गई। उस समय इन टुकड़ियों में हिंदू जातियों में से सिर्फ राजपूत को रखा जाता था। अंग्रेजों ने भी इनकी झोली खाली नहीं रहने दी। दिल्ली में तमाम राजपूत राजाओं के शानदार महल यूं ही नहीं बन गए। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास आपने ढेर सारे भवन और हाउस देखे होंगे। इनमें सबसे ज्यादा हाउस आन बान और शान वालों के हैं, जैसे धौलपुर हाउस,
बीकानेर हाउस, जयपुर हाउस, कोटा हाउस, जोधपुर हाउस, अलवर हाउस, बाड़मेर हाउस, जैसलमेर हाउस वगैरह। मतलब कि जितने राजा उतने हाउस। अंग्रेजों ने अपनी राजधानी में ये हाउस बनवाए थे। जो भी अंग्रेजों की गुलामी करने को तैयार हुआ उसके हाउस है, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो इतना ज्यादा आन बान और शान थी ठाकुरों की। दोस्तों, BBS आपका अपना चैनल है। हमारा आपसे अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।